हेलो एवरीवन। ये हमारा इंडियन पॉलिटी का लेक्चर 2 होने वाला है, जो कि बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इससे पहले हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, जिसमें कंपनी रूल से लेके क्राउन रूल और क्राउन रूल से लेके 1947 तक हमने जो भी एक्ट्स वगैरह थे वो पढ़े थे। दूसरा जो ये हमारा लेक्चर है, ये है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इधर इस साइड इंग्लिश में है और इस साइड हिंदी में, और दोनों पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दूंगा। पहले लेक्चर की पीडीएफ भी टेलीग्राम में डाल दिए, जिसका लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की संरचना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो सबसे पहले संविधान सभा का जो प्रस्ताव था वो एम एन रॉय ने 1934 में दिया था। ये आपको क्लियर है? तो और इसमें जो मांग की गई थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसकी मांग की गई थी 1935 में, इसकी संविधान सभा की। अब इसकी स्थापना कैसे हुई? कैबिनेट मिशन जो प्लान था, कैबिनेट मिशन 1946 का, उससे इसकी स्थापना हुई। इसमें टोटल जो मेंबर्स थे, उसकी टोटल स्ट्रेंथ थी वो थी 389 की, जिसमें से 296 जो सीट्स थी प्रोविनेंस के लिए थी, जो कि ब्रिटिश इंडिया के प्रोविनेंस थे, और 93 प्रिंसली स्टेट्स के लिए की गई थी। ठीक है, और जो इलेक्शन मेथड था उसमें क्या था? प्रांतीय जो प्रतिनिधि है वो चुने गए, जो प्रांतीय प्रतिनिधि होंगे वो चुने गए प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा एकल हस्तांतरित हस्तांतरणीय मत, जो कि इंग्लिश में कहे तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुने जाएंगे, जो प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो। और जो प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे वो नॉमिनेटेड बाय रूलर्स, जो भी वहाँ के जो शासक है उनके द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। जो प्रिंसली स्टेट थे उनके जो रिप्रेजेंटेशन है वो रूलर द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। जो संविधान सभा की जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो पहली बैठक की थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनको आपको याद करना है। इसमें जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि इलेक्ट हुए थे 11 दिसंबर 1946 को, मतलब बैठक के दूसरे दिन। जब दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, उसमें वाइस चेयरमैन बनाए गए थे, एस सी मुखर्जी को वाइस चेयरमैन बनाया गया था, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे वो तो बी एन राव। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लिया कि कैसे क्या हुआ था। अब देखिए, इसमें जो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन आता है इसके बाद, जो कि नेहरू जी ने दिया था, इसको हिंदी में कहते हैं उद्देश्य का प्रस्ताव, प्रस्तावना का आधार। ये एक छोटा सा डॉक्यूमेंट था, जिसमें जो कि जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। कब दिया था? उसके अगले 2 दिन बाद, मतलब 13 दिसंबर 1946 को। डेट्स कौन सी है? 9, 11, 13, दो दिन वाली। तो और इसको जो अडॉप्ट किया था ये 22 जनवरी 1947 को कर लिया था। और इसमें जो की पॉइंट्स थे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो थे कि हमारा जो भारत है वो इंडिपेंडेंट होगा, सोवर्जन होगा और रिपब्लिक होगा, मतलब स्वतंत्र होगा, संप्रभु होगा और गणराज्य होगा। और लोगों को गारंटी मिलेगी किसकी? जस्टिस की मिलेगी, इक्वलिटी की मिलेगी और लिबर्टी की मिलेगी। न्याय की, समानता की और स्वतंत्रता की गारंटी इसमें देने की बात की गई थी, जो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन था उसमें। और जो अल्पसंख्यक है, जो पिछड़े और जनजाति है, उनके लिए उनको पर्याप्त सुरक्षा मिलेगी। एडुकेट सेफगार्ड्स टू माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज़, इंटेग्रिटी ऑफ द टेरिटरी एंड वर्ल्ड पीस, देश की जो भौगोलिक अखंडता और विश्व शांति को बनाए रखने का इसमें जो रेजुलेशन में बताया गया था। और जो इम्पोर्टेंस है, जो इसका महत्व है, वो क्या है कि ये संविधान सभा का जो हमारा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान सभा का नहीं, सॉरी, संविधान का, जिसका जो फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क है वो इसमें इसका आधार बनाइए। कौन? ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन, जो नेहरू जी ने दिया था। और बिकम बेसिस ऑफ प्रेम्बल ऑफ इंडिया, जो हमारी प्रस्तावना, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना, उसका आधार बना। अब तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, कमिटीज़ देखते हैं। कमिटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो इसमें मेजर कमिटीज़ थी वो टोटल थी 8, और 15 के आसपास इसमें माइनर कमिटीज़ थी। तो माइनर कमिटीज़ में कुछ ही इंपॉर्टेंट है, बाकी मेजर कमिटीज़ सारी इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन चेयरमैन थे वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको देखते हैं। संविधान सभा की जो समितियाँ, जो प्रमुख मेजर समिति है वो 8 है। तो इसमें पहली कौन सी है? पहली है ड्राफ्टिंग कमेटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो इसमें जो चेयरमैन थे वो बी आर अम्बेडकर। अब ड्राफ्टिंग कमेटी के जो और सदस्य हैं उनको हम आगे देखेंगे कौन कौन थे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उनमें से सवाल पूछ लिया जाता है, अक्सर सवाल पूछे जाते रहते हैं इस जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसमें कौन कौन थे। तो इसके चेयरमैन थे जो भीमराव अम्बेडकर जी है,
वो इसके चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। दूसरी जहाँ पे यूनियन, देखिए यूनियन जहाँ दे रखा है वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी है। यूनियन पावर्स कमेटी ये जवाहरलाल नेहरू, और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी इसमें भी जवाहरलाल नेहरू, और जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थे उसके सरदार पटेल थे। एडवाइज़री कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ इसमें भी सरदार पटेल थे, जो एडवाइज़री कमेटी है उसमें। एक सेकंड। और जो हमारी सिक्स्थ है वो है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी की जो कार्यकारी जो नियम समिति थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे सिक्स्थ में। सेवन्थ में स्टेट कमेटी जो स्टेट्स के साथ नेगोशिएशन करने के लिए बनाई गई थी वो थी, उसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, और स्टीयरिंग कमेटी उसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो ऑल अदर इम्पोर्टेंट जो कमिटीज़ है, जो माइनर कमिटीज़ थी, उसमें देखो फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और क्रेडेंशियल कमेटी इसमें अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, हाउस कमेटी के सीताराम मैया जी से, और ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के एम मुंशी थे, जो बिजनेस का काम थे वो मुंशी जी देख रहे थे। ठीक है। एड हॉक कमेटी और नेशनल फ्लैग, जो एड हॉक कमेटी थी नेशनल फ्लैग की वो थी, उसके जो चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद जी थे। और कमेटी ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो संविधान सभा के जो कार्यों पर जो समिति बनी थी उसके जो चेयरमैन थे वो जीवी मावलंकर जी थे। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। अब उसके बाद जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट आती है वो ड्राफ्टिंग कमेटी है। इसमें टोटल 7 मेंबर थे, इंक्लूडिंग चेयरमैन। चेयरमैन तो मैंने आपको बता ही दिया कौन थे, बी आर अम्बेडकर जी। तो ये कब बनी थी? कॉन्स्टिट्यूंट ऑन 29 अगस्त ऑफ 1947। चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, और बी आर अम्बेडकर जी इसके चेयरमैन थे। और इसके अलावा जो एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, और के एम मुंशी जी थे, और सैयद मोहम्मद सादुल्ला दी थे, और सिक्स्थ थे एन माधवराव जी। जो बी एल मित्र थे उनके स्थान पर ये एन माधवराव जी बने थे। और जो सेवन थे, यहाँ से अक्सर फंसा दिया जाता है, सवाल यहाँ से पूछा जाता है, जो टी टी कृष्णमाचारी थे वो किन के स्थान पर थे? डी पी खेतान जी, उनकी डेथ हो गई थी, उनके स्थान पर टी टी कृष्णमाचारी जी ने अपना योगदान दिया था। अब कंट्रीब्यूशन, इनका योगदान क्या था? जो ड्राफ्टिंग कमेटी की, इन्होंने फर्स्ट ड्राफ्ट फरवरी 1948 में बनाया, और जो सेकंड ड्राफ्ट अक्टूबर 1948 में बनाया, और जो फाइनल ड्राफ्ट था प्लेस्ड बिफोर असेंबली, असेंबली के सामने रखा, वो था 26 नवंबर 1949। और इसी दिन एडप्टेड सेम डे उनका जो ड्राफ्ट था उनको एडप्ट कर लिया था 26 नवंबर 1949 को। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है, जो कि हमारी प्रेम्बल में भी दी गई है। ठीक है। उसके बाद आते हैं एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़। इसके जो चेयरमैन थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और इसकी जो सब कमिटीज़ थी उसमें देखो फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जे बी कृपलानी इसके चेयरमैन थे, माइनॉरिटीज़ सब कमेटी एस सी मुखर्जी थे। ठीक है, यहाँ से हिंदी में ये रहा। जो अल्पसंख्यक उस समिति उसके एस सी मुखर्जी उसके चेयरमैन थे। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी, जो कि पूर्वोत्तर सीमा की जो जनजातीय क्षेत्र एवं अपवर्जित एवं अंशतः अपवर्जित क्षेत्र, आप इसको इंग्लिश में याद रख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी, इसके थे गोपीनाथ बारदोलोई जी इसके चेयरमैन थे। ठीक है। तो ये हमारे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो जिसका थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, मतलब कि यहाँ इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं अगर कुछ बनता है तो। और इसके अलावा जो आपका यूपीएससी उसमें थोड़ा इनको घुमा फिरा के तथ्यों को, फैक्ट्स को दे दिया जाता है, लेकिन जो हमारा यूपीएससी ईपीएफ हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, आईबी हो गया, ये इन एग्जाम्स में डायरेक्ट फैक्ट पूछे जाते हैं, और ये फैक्ट इनसे बाहर कहीं नहीं जाने हैं। ठीक है। तो जो संविधान सभा की कुछ आलोचना अगर हम करना चाहें, जैसे यूपीएससी में भी ये पूछ लिया जाता है कि क्रिटिसाइज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसमें जो मेंस में भी सवाल पूछ लिया जाता है, और प्री में भी इसको घुमा फिरा के इससे क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें क्या था, दो ये प्रतिनिधिक निकाय नहीं थी, मतलब नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, मेंबर सिलेक्टेड बाय लिमिटेड फ्रेंचाइजीज, इनडायरेक्ट इलेक्शन में थे, ओनली 10% ऑफ पॉपुलेशन कुड वोट, 10% ही सिर्फ वोट कर सकती थी। नॉट ए सॉर्जन बॉडी, क्रिएटेड बाय ब्रिटिश कैबिनेट मिशन प्लान, जो ब्रिटिश कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 का, उससे ये बनी थी। नॉट डायरेक्टली बाय पीपल, लोगों ने इसको नहीं बनाई थी। टाइम कंज्यूमिंग था, हालांकि ये क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो संविधान निर्माताओं ने काफ़ी अच्छे से टाइम बना के वर्ल्ड का सबसे बेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता था वो बनाया। इतने देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के, अच्छाइयों को कंपेयर करके, बुराइयों को कंपेयर करके, उनको हटा के बहुत आगे तक का फ्यूचर का देख के ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो
इतना टाइम लग जाना लाजमी है, जिसमें 2 साल 11 महीने 18 दिन या 17 दिन कहीं कहीं पे बोल दिया जाता है, इतना टाइम लगता है। तो लेकिन इसमें आप क्रिटिसाइज़ करने के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें इसको इंक्लूड करेगा कि टाइम कंज्यूमिंग था। डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, क्योंकि जब बना था हमारा जब संविधान, तो उस टाइम कांग्रेस का डोमिनेंस था, तो कांग्रेस हेल्ड ओवरवेलिंग मेजोरिटी, लिटिल अपोजिशन, अपोजिशन ना के बराबर था उस टाइम, और लॉयर्स डोमिनेंस। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी अगर कहीं आलोचना करते हो तो आलोचना के टॉपिक आता है तो उसमें ये भी कहा जाता है कि दिस इज़ द पैराडाइज ऑफ लॉयर्स, या वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि इसमें इतने सारे अनुच्छेद वगैरह है कि वकील आराम से एक तथ्यों को दूसरे तथ्यों से रिलेट करके ये धारा लगा के वो धारा लगा के केस घुमा फिरा दिया जाता है। तो इसको वकीलों का स्वर्ग भी किया जाता है और ये इसकी आलोचना भी की जाती है इस तरीके से। मेजोरिटी मेंबर्स फॉर लॉयर्स, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसमें मेजोरिटी लॉयर्स की थी। लेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीजेंट्स एंड वर्कर्स, जो किसान थे और जो मजदूर वर्ग था उसका बहुत कम इसमें रिप्रेजेंटेशन था। कॉस्टली अफेयर, जो उस टाइम के 64 लाख रुपए इसमें स्पेंड किए थे, जो कि उस टाइम की जो वैल्यू से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा थे। ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म हो गया और ये लेक्चर हमारा यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। बहुत ही कम टाइप में हमने सारा रिवाइज कर लिया है। इसके जो नोट्स हैं वो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो आप मेक श्योर कि आप इसको बार बार रिवाइज करें जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि मैं बहुत कंसोलिडेट करके जो भी मटेरियल है उसको बहुत कंसोलिडेट करके आपको पढ़ा दूँ, जो आपके, लेकिन मेरी गारंटी है कि एग्ज़ाम रिलेवेंट होगा। अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा, बाहर से नहीं पूछा जाएगा। मैं ईपीएफओ की, इसमें यूपीएससी ईपीएफओ की गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।